मेरा नाम राहुल है। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं PT 365 का, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर प्रीलिम्स 2021। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं 3.4.2। इससे पहले हमने रामसर साइट कवर कर लिया था कि जो 5 रामसर साइट ऐड हुए थे वो आप चेकआउट कर सकते हो, पूरी प्लेलिस्ट है। और यहाँ पे आपका सुखाना लेक डिक्लेयर्ड हुआ है वेटलैंड। तो ये क्यों न्यूज़ में है इसके बारे में जान लेते हैं। चंडीगढ़ वेटलैंड अथॉरिटी ने एक नोटिफिकेशन इशू करा है जो कि डिक्लेयर कर रहा है सुखना लेक को एज अ वेटलैंड अंडर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 वेटलैंड रूल्स। तो यहाँ पे ये बात कही गई है बहुत ही इम्पोर्टेंट कि ये लिस्ट ऑफ वेटलैंड में आना चाहिए ये लेक, जो कि रामसर कन्वेंशन जो हमने पिछली वीडियो पे डिस्कस करा था उसके अंडर हमने क्राइटेरिया भी देखे थे कैसे आते हैं, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वेटलैंड्स रूल्स 2017 ने नोटिफाई करा है प्रोविजन ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। उसके हिसाब से वो प्रोटेक्ट करता है जितने भी वेटलैंड है अक्रॉस द कंट्री, उनको प्रोटेक्ट करता है। वेटलैंड जो है नोटिफाइड होते हैं सेंटर, स्टेट और यूटी के द्वारा, और इनका एडमिनिस्ट्रेशन भी उन्हीं के अंडर होता है। इसके अलावा ये स्टेट और यूटी की पावर है कि उनको देख करनी होती है कि वहाँ पे कुछ गलत काम तो नहीं हो रहे। सुखाना लेक की बात करूँ तो ये मैन मेड लेक है, चंडीगढ़ में है, 1958 में बनी हुई है और ये फुट हिल्स पे है, शिवालिक हिल्स पे। और ये डिज़ाइन इसलिए बनाई गई थी ताकि वो कट ऑफ कर दे रन ऑफ कर दे वाटर हिल्स से। जो रन ऑफ वाटर जो हिल्स से पानी आ रहा है उसको कलेक्ट करके मतलब रन ऑफ कर दे। पहले ये लेक डिक्लेयर्ड थी एज अ लिविंग एंटिटी या लीगल पर्सन। एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। एक्टिविटीज़ प्रोहिबिटेड इन वेटलैंड्स, इसमें ये इम्पॉर्टेंट है। कमर्शियल माइनिंग प्रोहिबिट होती है, इंडस्ट्री नहीं सेटअप होती, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लार्ज स्केल कमर्शियल लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री फार्म नहीं होते, परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं होता विद इन 50 मीटर्स, और फीडिंग ऑफ फिश और माइग्रेटरी बर्ड्स पब्लिक में नहीं होती, सॉलिड वेस्ट डंपिंग नहीं होता, डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड वेस्ट नहीं होता, और पोचिंग नहीं होती यहाँ पे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और प्लास्टिक बैग नहीं कैरी कर सकते आप। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है 3.4.3 मैनग्रोव इकोसिस्टम। ये गाइडलाइंस जो है मैनग्रोव इकोसिस्टम के वो रिस्टोर्ड हुए हैं वेस्टर्न इंडियन ओशन के, जो रिलीज़ करे गए हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे मैनग्रोव्स क्या है और क्यों न्यूज़ में है। तो पहले मैनग्रोव्स के बारे में समझ लेते हैं। फॉरेस्ट जो है ये डाइवर्स ग्रुप ऑफ सॉल्ट टॉलरेट प्लांट कम्युनिटी है जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल इंटर टाइडल रीजन में रहते हैं। बेसिकली सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल जो लैटिट्यूड रहता है वो 24 डिग्री नॉर्थ और 38 डिग्री साउथ में आता है, और इंडिया दोनों में मतलब इंडिया में ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन दोनों हैं। तो इसको टाइडल फॉरेस्ट बोला जाता है, और ये ट्रॉपिकल वेटलैंड रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम को एग्जिबिट करते हैं, और इसमें बहुत तरह के मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल एवोल्यूशन होते हैं, अडेप्टेशन होते हैं, जहाँ पे प्लांट्स सर्वाइव करते हैं। फैक्टर्स जैसे लैक ऑफ ऑक्सीजन, सैलिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बहुत सॉल्ट होती है, डाययूरनल टाइडल इंड्यूएशन होती है, यहाँ पे बड़ी सारी चीज़ होती है। मैंग्रोव फॉर्मेशन कैसी होती है इंडिया में, तो पहला है डेल्टाइक मैंग्रोव जो बेसिकली ईस्टर्न कोस्ट पे होता है। सेकंड है बैक वाटर एशुरिन टाइप जो वेस्ट कोस्ट पे होता है, और थर्ड है इंसुलर टाइप जो अंडमान निकोबार में होता है। इम्पोर्टेंस क्या है मैंग्रोव्स की, पहला है ये ब्रीडिंग और फीडिंग और नर्सरी ग्राउंड्स बनते हैं फिशेस के लिए, प्रोटेक्ट करते हैं कोस्ट लाइन को सुनामी से, साइक्लोन से, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, रेगुलेट करते हैं न्यूट्रिशन साइकिल। वुड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे मलेरिया, डायरिया, स्नेक बाइट्स। CO2 को रिस्टोर करते हैं और बहुत सारे प्लांट्स को जीवन देते हैं।
कि ड्राइवर्स क्या है इसके, रिच होते हैं, श्राइम्प होते हैं, ऑयल पाम कल्टीवेशन होता है, शोरलाइन इरोजन, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, यूट्रोफिकेशन, कोस्टल डेवलपमेंट का ये इसकी वजह से इनको लॉस हो रहा है। अब हमने जान लिया है कि मैनग्रोव्स क्या होते हैं, तो क्या इसका रिस्टोरेशन ऑफ और वेस्टर्न इंडियन ओशन की बात कर रहा है, उसमें क्या था। इस गाइडलाइंस जो ये डेवलप हुई है ये नायरोबी कन्वेंशन के अंडर आते हैं और इसमें सपोर्ट मिलता है यूएनईपी से। नायरोबी कन्वेंशन जो है द वेस्टर्न इंडियन ओशन और मरीन साइंस एंड एसोसिएशन और वेस्टर्न इंडियन ओशन मैनग्रोव नेटवर्क दोनों ने कंबाइन करा है। इसमें ये देखा गया है कि जो मैंग्रोव स्टेटस है इंडिया में क्या है, मैंग्रोव कवर करता है 0.15% टोटल कंट्री का जोग्राफिकल एरिया। इसके अलावा वेस्टर्न बंगाल में, वेस्ट बंगाल की बात करूं तो यहाँ पे हाईएस्ट मैंग्रोव कवर है, उसके बाद गुजरात में और फिर अंडमान निकोबार में। तो यहाँ पे आप चार्ट भी देखते हो, पाई चार्ट अच्छे से दिखा रखा है कि 42% जो है वेस्ट बंगाल का है मैंग्रोव का कवर। उसके बाद आप देख सकते हो गुजरात, फिर अंडमान निकोबार आइलैंड का है, ठीक है। सुंदरबन मैंग्रोव्स वेस्ट बंगाल में हाईएस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है इन द वर्ल्ड, बहुत बड़ा है ये 2019 का कवर का है डेटा, तो ये आप देख सकते हो। गोदावरी कृष्णा मैंग्रोव्स है, बारातंग आइलैंड है जो मैंग्रोव्स है अंडमान निकोबार आइलैंड में। पिछावरन मैंग्रोव्स है तमिलनाडु में। और बड़े सारे इंपॉर्टेंट साइट्स हैं ये जो मैंने नाम बताया इनका। इंडिया ने 40% लॉस करा है मैंग्रोव एरिया का, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत हुआ है, एक्वाकल्चर, टूरिज्म, अर्बन डेवलपमेंट और ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से। इनिशिएटिव क्या है जो रिस्टोर करते हैं, कंजर्व करते हैं इन चीज़ों को, मैंग्रोव इकोसिस्टम को। पहला है इंडिया ने ड्राफ्ट करा है नेशनल स्ट्रैटेजी एक्शन प्लान जो कि सस्टेनेबल मिटिगेट करता है मैंग्रोव कोस्टल इकोसिस्टम में। सेकेंड है कोस्टल रेगुलेशन जोन जो कि नोटिफाइड है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर, जो डिक्लेयर्ड है ऑल कोस्टल स्ट्रेचेस 500 मीटर तक के हाइट तक, और ये CRZ के हिसाब से कोस्टल रेगुलेशन जोन के हिसाब से, विच इज़ वेरी एसेंशियल, जो कंजर्वेशन और सस्टेनेबल के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है एक्सपेंशन ऑफ श्रिम्प फार्मिंग। और इसके अलावा मैंग्रोव जो फ्यूचर के एक इनिशिएटिव है जो IUCN के साथ है कि वो प्रमोट करता है इन्वेस्टमेंट कोस्टल इकोसिस्टम में, जो कंजर्व करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैजिकल मैंग्रोव्स भी एक मूवमेंट है जो कि एक बड़ा मूवमेंट है नेशन वाइड, और ये मैंग्रोव कंजर्वेशन के बारे में बात करता है। आंध्र प्रदेश में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक चीज़ फॉर्म करी है जिसका नाम है इको डेवलपमेंट कमेटी एंड वन संरक्षण समिति, जो जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन देखता है इन चीज़ों का। महाराष्ट्र पहला कोस्टल स्टेट है जिसने डिक्लेयर करा है स्टेट मैंग्रोव ट्री स्पीशीज सोनार्थिया अल्बा, और यह मैंग्रोव एप्पल एक सिंबल जो इनहांस करता है कंजर्वेशन। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पूछी जा सकती है। इसी के साथ हमें ये जानना ज़रूरी है कि नायरोबी कन्वेंशन है क्या। पार्टनरशिप है एक गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी और प्राइवेट सेक्टर, जो एक प्रॉस्परस वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन जिसमें रिवर्स आती है, कोस्ट आती है, ओशन आते हैं। ये 1996 में आया था और ये पार्ट है यूएनईपी का, रीजनल सीज प्रोग्राम का। कन्वेंशन ऑफर करता है रीजनल लेवल फ्रेमवर्क जो एक फॉरम है इंटर गवर्नमेंटल डिस्कशन, और ये बेटर अंडरस्टैंडिंग देखता है रीजनल एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स को और स्ट्रैटेजी जो एड्रेस करी जाती है। ये एड्रेस करता है इमर्जिंग इश्यूज जैसे कॉन्फ्रेंस और पार्टीज, जो कि इस्टेब्लिश करता है एक्सपर्ट ग्रुप्स और टास्क फोर्स जिसका मैंग्रोव नेटवर्क्स है, कोरल रीफ टास्क फोर्स है, बड़ी सारी चीज़ें हैं। इंडिया नहीं है इस पार्टी कन्वेंशन का, तो ये इम्पोर्टेंट है। ग्लोबल इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट मैंग्रोव, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, एक तो है इंक्लूजन है इसका मैंग्रोव बायोस्फीयर रिजर्व में, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट और यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क, जो कि कंट्रीब्यूट करता है नॉलेज मैनेजमेंट कंजर्वेशन मैंग्रोव इकोसिस्टम के। सेकेंड है इंटरनेशनल ब्लू कार्बन इनिशिएटिव, ये कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल प्रोग्राम है जो कि मिटिगेट करता है आपका क्लाइमेट चेंज कंजर्वेशन रेस्टोरेशन के हिसाब से।
लास्ट है इसका ग्लोबल मैंग्रोव वॉच, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करता है रिमोट सेंसिंग डेटा और मॉनिटर करता है जितने भी यूनिवर्सल एक्सेस दिए है रियल टाइम इंफॉर्मेशन की क्या स्थिति है मैंग्रोव्स की। नेक्स्ट जो है वो है पीटलैंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट है पीटलैंड। अगर स्टडी के हिसाब से आऊँ तो पीटलैंड रिच रहता है बायोडाइवर्सिटी में, जिसमें पोटेंशियल वर्टेब्रा इनवर्टेब्रा वेक्टर्स आते हैं, कैरियर्स और डिजीज़। पीटलैंड्स एक हेटरोजीनियस मिक्सचर है प्लांट मटेरियल का, जिसमें मोजेस ह्यूमस बड़ी सारी चीज़ अक्यूमुलेट होती है एक वाटर सैचुरेटेड एरिया में, और वो पार्शली डिकम्पोज होती है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। पीटलैंड कवर करता है 3% जो ग्लोबल लैंड सरफेस का है, और ये लार्जेस्ट नेचुरल टेरेस्ट्रियल कार्बन स्टोर होता है। ये मतलब पाए जाते हैं यहाँ परमाफ्रॉस्ट रीजन में, जो ठंडे रीजन होते हैं या जिसमें एल्टीट्यूड बड़ा होता है, हाई होता है, मतलब जहाँ ऊंचाई पे होते हैं ये पाए जाते हैं, और कोस्टल एरियाज में भी पाए जाते हैं। ठीक है ना। ये देखा गया है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी और बोरल टाइगा फॉरेस्ट में देखा गया है पीटलैंड्स। इंपॉर्टेंस क्या है इनकी? ये पहला है एक्ट एज अ नेचुरल फायर ब्रेकर्स, मतलब फायर को ब्रेक करने में मदद करता है ये, जो जैसे आग लग जाती है ना, फॉरेस्ट फायर्स आते हैं, उसको ब्रेक करने में मदद करता है ये। हाउएवर जब कंडीशन आती है डिहाइड्रेशन की, तो उनका जो डेंस कार्बन स्टोर है वो भी एक्सपोज हो जाता है उस चीज़ का, और वो एस्केलेट करता है डीकम्पोजिशन, और इसके बाद क्या होता है फायर ब्रेक होके फायर प्रोपेगेटर्स होते हैं, मतलब कि जब वो डिहाइड्रेट होते हैं तो उल्टा हो जाता है हिसाब थोड़ा सा। यहाँ पे क्रिटिकल है ये प्रिजर्विंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, प्रोवाइड करता है सेफ ड्रिंकिंग वाटर और मिनिमाइज करती है आपकी फ्लड रिस्क, और हेल्प करती है एड्रेस क्लाइमेट चेंज इशू को। लास्ट जो है वो है लार्जेस्ट नेचुरल टेरेस्ट्रियल कार्बन स्टोर की बात करें तो यहाँ पे डैमेज पीटलैंड्स जो है मेजर सोर्स है ग्रीन हाउस गैस एमिशन का। एनुअली 6% रिलीज होता है ग्लोबल एंथ्रोपोजेनिक से CO2 इमिशन से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन पीटलैंड्स का। तो ये आप देख सकते हो नॉर्थ में, जहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है या रशिया है वो ज़्यादा है, साउथ अमेरिका में भी है, अफ्रीका में भी है, कुछ कुछ जगह आप देख सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज। अगर रिपोर्ट की बात करें 2020 का, जो कि मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ के बारे में बात करता है, वो 7.66% जो है ओशन कवर करते हैं अक्रॉस द ग्लोब, जो फॉल कर रहे हैं टारगेट्स को अचीव करने के अंडर जो डिफाइन थे यूनाइटेड नेशन SDG गोल 14। मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ के बारे में बात कर लेते हैं। ये एसेंशियल है और ये ओशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों पे रेगुलेट करते हैं, जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो रेगुलेटेड होती है स्ट्रिक्टली देन सराउंडिंग वाटर्स, सिमिलर टू जो पार्क्स होते हैं लैंड में। प्लेसेस जिनको स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाती है वो नेचुरल या हिस्टोरिक मरीन रिसोर्सेज पे होती है, जो लोकल, स्टेट, टेरेस्ट्रियल, नेटिव, रीजनल और नेशनल अथॉरिटी के बारे में बात कर रहे हैं। करंटली लार्जेस्ट मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज जो है रॉस सी में है, जो कि अंटार्कटिका में आते हैं। मोस्ट MPA जो है नेशनल वाटर्स पे आते हैं, जहाँ पे इजी टू इम्प्लीमेंट होते हैं और मैनेज प्रोटेक्शन जो देखी जाती है प्रोविजन के अंडर देखी जाती है, जो सिंगल कंट्री के आते हैं। हाउएवर जो रिमोट एरियाज है हाई सीज के, उसमें 1.18% आते हैं मरीन इकोसिस्टम प्रोटेक्टेड जो है। 66% जो है वर्ल्ड का ओशन फॉल आउट करता है इसमें हाई सीज में, जो कि आउटसाइड जाते हैं इसके नेशनल जुरिडिक्शन कंट्री पे। ह्यूमन एक्टिविटी जो रेगुलेट होती है 1982 में, और ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी में आता है अनक्लॉज। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है ब्लू फ्लैग, बहुत इंपॉर्टेंट है। कसरकोट और पुडुबिद्री बीचेस है कर्नाटका के, जिनको मिला है ब्लू फ्लैग का टैग, और ये मिला है इंटरनेशनल एजेंसी फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन डेनमार्क, मतलब डेनमार्क में जो ये एजेंसी है इंटरनेशनल, बहुत इंपॉर्टेंट है। फी इसका शॉर्ट फॉर्म है। न्यूज़ में क्या है, इंडिया में कास्कोड बीच और पुडुबिद्री बीच है कर्नाटका में, जो कि 8 अमंग द है कंट्री में, जो कि जिनको मिला है ये इको लेबल ब्लू टैग का फी से। तो यहाँ पे कास्कोडा और ये इस बीच में ग्रे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स है,
और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स है, डिसेबल फ्रेंडली इक्विपमेंट्स है जो इनेबल करते हैं सॉफ्ट सी वाटर को, और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, बाथिंग फैसिलिटी है, डिसेबल्ड फ्रेंडली चीज़ें हैं, टॉयलेट्स हैं, सोलर लाइटनिंग है, सोलर पावर प्लांट्स है। तो बड़ी सारी चीज़ों की वजह से इनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। और ये हमें जानना ज़रूरी पड़ जाता है कि और कौन कौन से जगह को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। तो यहाँ पे शिवराज बीच है गुजरात में, उनको मिला है। घोला बीच है दीव में, और ये तो हमने देख लिया पिदुबरी और कास्कड़ा। केरला में काप्पाड है, ठीक है। फिर आपका आता है आंध्र प्रदेश में जा रहा हूँ, ऋषिकोंडा बीच है। और फिर उड़ीसा में जाऊँ तो गोल्डन बीच है। तो अगर मैं स्टेट्स की बात करूँ तो ये बहुत सारे हैं। अभी एक और मिस कर रहा हूँ मैं, राधानंगम बीच है अंडमान और निकोबार आइलैंड में। तो कुछ 7 मिला के हैं ये, और टोटल 7 है। इसमें 2 जो आए वो कर्नाटका से आए। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन ऑप्टेन होता है बीच, मरीन या सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म से, और इनको इको लेवल करा जाता है। सर्टिफिकेशन अवार्ड किया जाता है डेनमार्क की ये जो नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है फी, और ये एक स्ट्रिंजेंट एनवायरमेंटल एजुकेशनल सेफ्टी रिलेटेड चीज़ होती है, और यहाँ पे बड़ी सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ब्लू फ्लैग बीच है एक इको टूरिज्म मॉडल जो प्रोवाइड करता है टूरिज्म, क्लीन हेल्दी बाथिंग वाटर और बड़ी सारी फैसिलिटीज, सैनिटेशन, सारी चीज़ होती है। जो सर्टिफिकेशन है अवार्ड कराया जाता है फी बेस, जो 33 क्राइटेरिया पे होता है, जिसमें 4 मेजर हेड आते हैं। पहला है एनवायरमेंटल एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, वाटर क्वालिटी, एनवायरमेंट मैनेजमेंट, कंजर्वेशन, सेफ्टी, सर्विसेज इन द बीच। इंडिया ने लॉन्च करा खुद का एक इको लेबल जिसका नाम है बीम्स बीच एनवायरमेंट एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विसेज, जो आता है ICZM इंटीग्रेटेड कोस्टल जोनल मैनेजमेंट के अंडर, जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है। वो अबेट करता है पोल्यूशन कोस्टल वाटर्स में, प्रमोट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट बीचेस का, और नेचुरल रिसोर्सेज पर देखता है। लास्ट जो न्यूज़ है वो है मिसलेनियस। तो पहला है मिसलेनियस में 6th मास एक्सटेंशन रिसर्च रिसेंटली हुई है जो वार्न करता है 6th मास एक्सटेंशन के बारे में। है क्या ये मास एक्सटेंशन, उसके बारे में जान लेते हैं। ये रेफर करता है सस्टेनेबल इंक्रीज जो है डिग्री में आया है एक्सटेंशन का, जहाँ पे अर्थ लूज करेगी 3/4 स्पीशीज़ में, और ये बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में होगा। सो फार यहाँ पे जो हमने देखा है 5 मास एक्सटेंशन हुआ है, जो हम इसमें देखेंगे फ्लो चार्ट में या इन्फोग्राफिक्स जो है। लास्ट 450 मिलियन ईयर्स से अगर हम लगाएं तो इसमें आप देखो तो रिस्ट्रक्शन जो है 70 to 95% स्पीशीज़ का हुआ है, जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। और वो इस वजह से हुए हैं क्योंकि वोल्केनो इरप्शन, ओशियानिक ऑक्सीजन का डिप्लीशन हुआ, और कोलिजन हुआ है एस्ट्रॉइड के साथ। हर एक्सटेंशन के बाद मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं नई स्पीशीज़ को आने में, और ये नया रिसर्च बताता है कि 6th मास एक्सटेंशन होने वाला है, जो कि बहुत सीरियस रहेगा इन्वायरमेंटल थ्रेट के लिए, और ये सिविलाइजेशन को भी बहुत हानि पहुंचाएगा, और ये बड़ा तगड़ा रहेगा। इसको रेफर करा जा रहा है एंथ्रोपोसीन एक्सटेंशन, और ये एक्सटेंशन ह्यूमन कॉज्ड होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये इमीडिएट होगा दैन क्लाइमेट डिस्ट्रक्शन। 400 वर्टिब्रल स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होंगे लास्ट सेंचुरी में, और एक्सटेंशन जो है वो 10,000 साल लेता है नॉर्मल कोर्स में, और ये प्रिडिक्ट करा जा रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेंडेमिक्स होंगे अगर हम डिस्ट्रॉय करेंगे हैबिटेट्स को और वाइल्ड लाइफ को ट्रेड करेंगे। और ये सजेस्ट करता है कंप्लीट बैन वाइल्ड लाइफ ट्रेड पर। तो हम देख लेते हैं इसको। बिग 5 मास एक्सटेंशन, तो लास्ट ऑर्डोविसन जो है ये 440 मिलियन ईयर्स अगो हुआ था, फर्स्ट मास एक्सटेंशन हुआ था। 85% स्पीशीज़ यहाँ पे हो गई थी एक्सटेंट, जिसमें इनवर्टेब्रेट्स आते थे, ग्राथोलिथ्स, ब्रैंकियोपॉड्स, कोनोडॉन्ट्स। प्रोनाउंसिएशन पे माफ़ी, बट आप देख लो ना। लेट
देवनन में क्या हुआ था, 374 मिलियन ईयर्स अगो में सेकेंड मास एक्सटेंशन हुआ था, जिसमें 75% स्पीशीज जिसमें आते हैं ब्रैंकोपॉड्स, बाइपैलस, सार्कोपैथ्रियजेंस, ये सारे आते हैं थर्ड मास एक्सटेंशन में। परमिनियन 250 मिलियन ईयर्स अगो में 95% स्पीशीज जिसमें मरीन एनिमल्स आते हैं, जिसमें ट्रिलोबाइट्स और बड़े सारे आते हैं। फोर्थ मास एक्सटेंशन में जुरासिक, यहाँ पे डायनासोर्स के टाइम के बात हो रही है, 200 मिलियन ईयर्स अगो। यहाँ पे 80% स्पीशीज चले गए थे फाइटोप्लैंक्टन और बड़े सारे स्पीशीज फ्रॉग के और ग्रास हॉपर्स के। और यहाँ पे जुरासिक के बाद आपका क्रिटेशियस युग स्टार्ट होता है, जहाँ पे 145 मिलियन ईयर्स अगो में बड़े सारे मोस्टली डायनासोर मरे थे। 96% जो स्पीशीज थी डायनासोर्स थी, और यहाँ पे फ्लाइंग रेप्टाइल्स और बड़े सारे एनिमल्स स्पीशीज मर गए थे। नेक्स्ट जो है वो है लोकस्ट अटैक। अब ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लोकस्ट अटैक जो है लास्ट ईयर भी न्यूज़ में था, इस साल भी न्यूज़ में था। और यहाँ पे रिसेंटली जो है डेजर्ट लोकस्ट ने इन्वेट करा था इंडिया के स्टेट्स को, लास्ट ईयर ही न्यूज़ है वैसे, और ये पाकिस्तान के थ्रू आए थे। डेजर्ट लोकस्ट क्या है, ये बिलोंग करते हैं ग्रास ओवर की फैमिली में। उनकी लाइफ स्पैन जो होती है 90 डेज़ का होता है। 4 स्पीशीज़ होते हैं लोकस्ट के जो इंडिया में पाए जाते हैं। पहला है डेजर्ट लोकस्ट, सेकेंड है माइग्रेटरी लोकस्ट, थर्ड है बॉम्बे लोकस्ट, फोर्थ है ट्री लोकस्ट। डेजर्ट लोकस्ट बेसिकली अफ्रीका, नियर ईस्ट, साउथ वेस्ट एशिया में होते हैं, जहाँ पे रेनफॉल कम होते हैं, और वो अंडे ले करते हैं डैम सॉइल पे, जो एक खाली ग्राउंड होता है, जो रेयरली फाउंड होता है डेंस वेजिटेशन में। डेजर्ट लोकस्ट को बाइफिश एनिमल्स भी बोला जाता है, जो इसका मतलब है कि वो 2 इंटायरली डिफरेंट फॉर्म्स पे होते हैं, और उनकी सॉलिटरी फॉर्म होती है, और ये ड्राप ब्राउन कलर में होते हैं और रिलेटिवली हार्मलेस होते हैं क्रॉप्स को ले। और कुछ सर्कमस्टांसेस या कंडीशन में जब मॉइस्चर आता है, वेजिटेशन आते हैं, तो ये इंसेक्ट स्विच करते हैं ग्रेगेशियस फॉर्म में, और ये स्वाम्स बनते हैं, और ये इनका जो इलेक्ट्रिक येलो में बदल जाते हैं, और ये एक डिस्प्ले करते हैं स्वामिंग बिहेवियर, जो कि बड़ा रोचकजनक है। स्वाम कंटिन्यू करते हैं 40 to 80 मिलियन अडल्ट में 1 स्क्वायर किलोमीटर्स में, और ये फ्लाई कर सकते हैं 16 to 19 किलोमीटर्स पर आवर, डिपेंड करता है विंड पे, और ये कवर कर सकते हैं 150 किलोमीटर्स डे में। ऑमनिवोरस है। एक अडल्ट लोकस्ट जो डेजर्ट लोकस्ट है वो खा सकता है रफली अपने से ज़्यादा वेट का या अपने तक वेट का, मतलब 2 ग्राम फ्रेश फूड। इनके 3 ब्रीडिंग सीजन होते हैं लोकस्ट के। विंटर ब्रीडिंग होते हैं नवंबर से दिसंबर, सेकेंड है स्प्रिंग होती है जो जनवरी से जून तक रहता है, समर होती है जुलाई टू अक्टूबर। इंडिया सिर्फ एक लोकस्ट ब्रीडिंग है सीजन में, और वो है समर ब्रीडिंग। तो आप जैसे मैप पे देख सकते हो, बहुत बढ़िया तरीके से बताया। समर ब्रीडिंग इंडिया में, स्प्रिंग आपका ये मिडिल ईस्ट के पास है, और यहाँ पे आपका अगर हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करूँ तो आप देख सकते हो समर है यहाँ पे भी है, समर यहाँ पे भी है, सोमालिया है। विंटर ब्रीडिंग की है सूडान वतन अफ्रीका में है। तो ये चीज़ है। रीज़न क्या है लोकस्ट अटैक का? पहला है वेदर कंडीशन। इंडिया में लोकस्ट अटैक नहीं हुए थे सिंस 1993, बट इस बार ऐसी कंडीशन बनी कि वो आ गए। सेकेंड है इंडियन ओशन डाइपोल, ये जोग्राफी का टर्म है। डेजर्ट लोकस्ट बेसिकली ब्रीड करते हैं कुछ कंट्रीज़ में जहाँ पे जो ईस्टर्न कोस्ट पे होती है अफ्रीका की, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। और राइजिंग टेम्परेचर और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इंडियन ओशन डाइपोल हो गया था एम्पलीफाई। इसकी वजह से वेस्टर्न इंडिया ओशन पर्टिकुलरली वार्म हो गया था। हैवी रेन्स ट्रिगर हो गई थी, जिसकी वजह से ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन हो गया था एरिड एरिया में। जहाँ पे जो डेजर्ट है यहाँ पे हमें ये देखना चाहिए कि हैवी रेन्स ट्रिगर जो होती है इसकी वजह से हो गया था वेजिटेशन। इसके अलावा साइक्लोन जो है जैसे मेनकूना और लुबान जो ओमान और यमन में आया था, उसकी वजह से एम्प्टी डेजर्ट ट्रैक्स हो गए थे जो लार्ज लेक्स में प्रोवाइड करते हैं डंप सॉइल, जहाँ पे लो कास्ट जो है ब्रीड करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है विंड मूवमेंट। विंड मूवमेंट ऐसी हो गई थी जो फॉलो कर रही थी उसको, लोकास फॉलो कर रहे थे जिसको, और इनको जाना जाता है पैसिव फ्लायर्स। लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया था साइक्लोन एम्फन की वजह से, जो बे ऑफ बंगाल में आया था, जिसकी वजह से वेस्टर्न विंड स्ट्रेंथन हो गई थी। इसकी वजह से जो मूवमेंट है लोकास का साउथ एशिया में आ गया था, सॉरी। वेस्टर्लीज के बारे में बात करते हैं। वेस्टर्लीज भी एक मेजर इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से आ गए थे। स्टेप्स इंडिया के द्वारा कौन कौन से स्टेप लिए गए हैं? पहला है लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर के अंडर। ये रिस्पॉन्सिबल है मॉनिटर करने के लिए डेजर्ट लोकस्ट का शेड्यूल डेजर्ट में। और सेकंड है 200 लोकस्ट सर्कल ऑफिस जो है सेटअप हुए थे ताकि वो कंडक्ट करें और मॉनिटर करें बिहेवियर, और ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एग्रीकल्चर के साथ होंगे। थर्ड है पेस्टिसाइड यूज होगा यहाँ पे BSC और डाइड्रल स्टॉप जो है गवर्नमेंट ने जो बैन कर रखे हैं। मैलाथोन जो प्रेफर करेगा इंसेंटिसाइड बाय LWO। एग्रीकल्चर ऑफिशियल जो है कंपनी करेगा वहाँ पे कंट्रोल ऑपरेशन जो बेसिकली पायरोफिल्स और लामडा जो भी इसको प्रोनाउंस करते हैं। कंट्री प्रोक्योर कर रही है पेस्टिसाइड स्प्रेयर UK से, और डिप्लॉय कर रही है फायर ब्रिगेडर्स, ट्रैक्टर्स और बड़े सारे व्हीकल्स जिसमें स्प्रे करेंगे इंसेंटिसाइड। सेंटर ने कंपनसेट करा है कुछ फार्मर्स को जिनने सफ़र करा है फ्रॉम नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, और हिंदुस्तान इंसेंटिसाइड लिमिटेड ने प्रोसेस करा है प्रोडक्शन का और सप्लाई कर रहे हैं 25 MT मैलाथिन जो सप्लाई करते हैं लोकास कंट्रोल प्रोग्राम में ईरान में, और ये इंडिया गवर्नमेंट दे रहा है। और यहाँ पे ड्रोन्स यूज़ होंगे स्प्रे करने के लिए टॉल लीव्स पे और इनएक्सेसिबल एरियाज़ पे। रेगुलर कोऑर्डिनेशन होगा साउथ वेस्ट कंट्रीज़ में जैसे AIP, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, जहाँ पे लोकास अटैक कॉमन दिए गए हैं, देखे गए हैं मतलब। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है UN डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 से 2030 की रिपोर्ट जो प्रोक्लेम करी गई है वो है डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। यहाँ पे UN डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन क्या है? ये एम करता है स्केल अप करने के लिए रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड और डिस्ट्रॉयड इकोसिस्टम, और मेजर्स यहाँ पे आए हैं जैसे क्लाइमेट चेंज और फूड सिक्योरिटी को इनहांस करना, वाटर सप्लाई, बायोडाइवर्सिटी। इकोसिस्टम एड्रेस करता है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, क्रॉपलैंड, वेस्टलैंड और बड़ी सारी चीज़ों को। लैंड रिस्टोरेशन की बात करिए जहाँ पे एटलीस्ट 350 मिलियन हेक्टर्स का जो डिग्रेडेड लैंड है वो टारगेट करा गया। टारगेट यहाँ पे आपको ये देना ज़रूरी है कि टारगेट जो कोस्ट और ओशन पे है वो अभी तक सेट करने हैं। इंडेवर जो बिल्ड करता है रीजनल एफर्ट्स पे, जैसे एक है इनिशिएटिव 2020 लैटिन अमेरिका में जहाँ पे रिस्टोरेशन की बात करें 20 मिलियन हेक्टर्स डिग्रेडेशन लैंड बाय 2020। AFR 100 अफ्रीकन फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन इनिशिएटिव जो ब्रिंग अबाउट करता है 100 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड जो रिस्टोर करेंगे बाय 2030। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट फूड एंड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये इम्प्लीमेंट करेगा। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन की बात करें तो ये एक प्रोसेस है जो रिकवर करता है इकोसिस्टम जो डिग्रेडेड है, डैमेज्ड है। इकोसिस्टम फंक्शनल यूनिट है नेचर का, और यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो इंटरैक्ट करते हैं देमसेल्व्स में और सराउंडिंग फिजिकल इन्वायरमेंट पे भी। रेस्टोरेशन एक्टिविटीज़ जो डिज़ाइन होती है रेप्लिकेट करती है प्री डिस्टर्बेशन इकोसिस्टम जो क्रिएट करती है नया इकोसिस्टम। इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस इन्वॉल्व आती है, सब रिस्टोरेशन, वेजिटेशन, प्लांटिंग नेटिव ट्रीज, क्लियरिंग इनवेसिव स्पीशीज़ और बड़ी सारी चीज़ें। कॉन्सेप्ट जिसने बड़ा गेन करा इंपॉर्टेंस वो है अनप्रेसिडेंट पेस ऑफ डिग्रेडेड वर्ल्ड लैंडस्केप और इकोसिस्टम जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से बना है। इंटरनेशनल डिकेड्स की बात करें यहाँ पे तो UN ने डेजिग्नेट करा है स्पेसिफिक डेज, वीक्स, ईयर्स जो देखता है इस डिकेड को एज अ ओकेजन टू मार्क पर्टिकुलर इवेंट्स और टॉपिक्स ताकि प्रमोट करे अवेयरनेस, एक्शन और ऑब्जेक्टिव्स। कुछ डिकेड है जो 2020 में ख़त्म हो रहे से यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी, सेकेंड है डिकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी और थर्ड है
यूनाइटेड नेशन डिकेड फॉर डेजर्ट एंड फाइट अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन। तो यहाँ पे बस कुछ इम्पोर्टेंट बचे हैं, उसके बाद ये ख़त्म हो रहा है फाइनली, और उसके बाद हम फोर्थ वाला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। दो रिपोर्ट इम्पोर्टेंट बची है। एक तो है रिसेंटली वर्ल्ड वाइल्ड फंड ने एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिनके बारे में हमने बात करी है पहले ही, उसने ये रिपोर्ट निकाली है, ऑर्गेनाइजेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज़, जिसने रिलीज़ करी है लिविंग प्लानट रिपोर्ट 2020, और इसके साथ लिविंग प्लानट इंडेक्स भी निकाला है। लिविंग प्लानट रिपोर्ट क्या है? ये हर 2 साल निकलती है, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है जो बताती है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी और हेल्थ प्लानट का क्या है। शोकेस करता है एवरेज 68% डिक्रीज जो है पॉपुलेशन साइज मैमल्स पे, बर्ड्स पे, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स और फिश पे। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है ह्यूमन एक्टिविटीज़ का, वो इंक्रीज़ हो गया है, और यहाँ पे इंक्रीजली डिस्ट्रॉयड दिखाया गया है। डिग्रेडेड फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, वेटलैंड है, बड़े सारे इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम है जो थ्रेटन करते हैं ह्यूमन वेलबींग को। 75% जो है अर्थ का आइस फ्री है। लैंड सरफेस जो सिग्निफिकेंटली ऑल्टर्ड हुआ है। मोर 85% जो ग्लोबल वेटलैंड्स का है उनको लॉस्ट हुआ है। इंडिया ने नियर अगर बात करूँ तो यहाँ पे जो लॉस्ट हुआ है 1/3 नेशनल वेटलैंड्स का हुआ है। डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम की वजह से 1 मिलियन स्पीशीज़ का हुआ है, जिसमें 5 लाख एनिमल और प्लांट्स आते हैं और 5 लाख इंसेक्ट्स आते हैं जो थ्रेटन होते हैं एक्सटेंशन के साथ। इंपॉर्टेंट डायरेक्ट ड्राइवर जो है बायोडाइवर्सिटी लॉस का टेरेस्ट्रियल सिस्टम का, वो है लैंड यूज चेंज। प्राइमरी कन्वर्जन जो है प्रिस्टीन एंड एक्टिव हैबिटेट्स के जो देखा गया है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, मैनग्रोव्स और एग्रीकल्चर सिस्टम जिसमें बड़े सारे ओशन आ रहे हैं। लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन जिसका लॉस हुआ है वो लैटिन अमेरिका में है, जिसका अलार्मिंग रेट 94% है। सिंस 1970 इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ने एक्सीड करा है अर्थ रेट ऑफ रिजनरेशन। डिसएंगेजिंग प्रीमियर ग्रीन इंस्टीट्यूशन की बात करें, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रिकमेंड करा है डिसएंगेज 5 प्रीमियर इन्वायरमेंट का, जिसमें फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन आते हैं जो प्रेजेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आते हैं। डिसएंगेजमेंट बेसिकली 2 चीज़ों में इन्वॉल्व करता है। पहला है फेजिंग आउट गवर्नमेंट सपोर्ट जो कि इंस्टीट्यूशन में होता है टाइम बाउंड मैनर पे। सेकंड है डिसोसिएट करता है मैनेजमेंट पे जो बड़े सारे इंस्टीट्यूशन के होते हैं और रेलेवेंट इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स पे होती है। नेक्स्ट है कमेटी जो है रिकमेंड करती है MOEFCC और डिसएंगेज करता है ऑटोनोमस बॉडीज़ पे। सबसे पहला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, सेकेंड है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, थर्ड है इंडिया प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फोर्थ है CPR इन्वायरमेंटल एजुकेशन सेंटर और फिफ्थ है सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन। रिकमेंड करता है मर्जर ऑफ सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट और नेशनल सेंटर जो सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट की बात करता है, जो कि सिमिलर रोल प्रमोट करते हैं कोस्टल मैनेजमेंट पे और अवॉइड करते हैं डुप्लीकेशन एक्टिविटीज़ का और अटेन करता है इकोनॉमिक स्केल पे। ऑल्सो सलीम अली सेंटर है ऑर्निथोलॉजी और नेचुरल हिस्ट्री का कोयम्बतूर में, जो उसके अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के अंडर आता है और ये मिनिस्ट्री रेगुलेट करती है इसकी फंक्शनिंग। रिकमेंडेशन है इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट एंड रिसर्च एजुकेशन, GB पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है बड़ी सारी, जैसे सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड, CZA, NTCA, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है कंटिन्यू कर रही है फंक्शन। और यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट किससे मिल रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट का कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज जो है ये का क्लाइमेट चेंज जो है इससे मिल रहा है। लास्ट जो है इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करेंगे, फिर हम इवेंचुअली इसको फाइनलाइज कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं इसको। इंडिया के बारे में बात करें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट IIFM, ये एक सेक्टरल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है जो इंडोवर करता है, इवॉल्व करता है नॉलेज जो यूज़फुल है फॉरेस्ट जैसे एरिया में, डिसेमिनेट करता है नॉलेज जो प्रमोट करता है एप्लीकेशन इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन का। भोपाल में इसका लोकेशन है। सेकंड है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, 1982 में बना था, ये इंटरनेशनली अक्लेम इंस्टीट्यूशन है, बहुत बड़ा है, देहरादून में ये। इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, एकेडमिक कोर्सेज होते हैं, एडवाइजरी वाइल्ड लाइफ रिसर्च पे रहते हैं। CPR
एनवायरमेंटल एजुकेशन सेंटर, ये अवेयरनेस बढ़ाता है, बड़े सारे नॉलेज बढ़ाता है ये टारगेट ग्रुप्स पे, जिसमें स्कूल, लोकल कम्युनिटीज़ आती हैं और बड़े सारे चीज़ें आती हैं। ये इस्टेब्लिश हुआ था MOEFCC और CP रामास्वामी अय्यर फाउंडेशन के दोनों का जॉइंट इसमें इस्टेब्लिशमेंट है, चेन्नई में है ये। नेक्स्ट है आपका इंडिया प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये डेवलपमेंट और अडॉप्शन ऑफ एफिशिएंट टेक्नोलॉजी पर फोकस करता है, जो कि हो वुड या उसके पैनल प्रोडक्ट्स रिन्यूएबल फाइबर्स में, जिसमें प्लांटेशन टिम्बर्स पर आते हैं, बैम्बू, वाइल मीटिंग द वाइटल नीड्स इन डेवलपिंग सोसाइटीज में आते हैं। ये इनिशियली फॉर्म होते हैं कोऑपरेटिव रिसर्च लैबोरेटरीज जो आती है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के अंडर, लोकेशन इसका बेंगलुरु में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे है सेंटर फॉर द एनवायरनमेंट एजुकेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है डेवलपिंग प्रोग्राम्स और मटेरियल अवेयरनेस को बढ़ाती है जो एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हो। और लास्ट में इसका 1984 में इस्टेब्लिश हुआ था सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंडर, और इसको मिला था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज के अंडर। इसका हेड ऑफिस जो है अहमदाबाद में। इसी के साथ ही न्यूज़ ख़त्म होती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। नेक्स्ट में हम इसका फोर्थ